हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब तक हम पढ़ चुके थे मैटर क्या होता है और मैटर के पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। आज की टर्न पर हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। Before going to that, let's recall what we have learned so far. Last turn पर हमने पढ़ा था matter. Matter is anything which occupies space and has mass and can be filled by one or more of our sense organs. Things like qualities, emotions, feelings, ideas, thoughts, taste, smelling, etc. They are not matter. Characteristic of particles of matter. Matter is made up of very small particles. That particles were termed as atoms or molecules. Particles of matter, they are very small. Particles of matter, they have spaces in between them. Particles of matter, they are continuously moving. Particles of matter, they attract each other. There was a term kinetic energy. Kinetic energy is the energy which is responsible for the motion of particle, for the movement of particles. With increase in temperature, kinetic energy of particles increases. So इतना हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। So as you know very well, there are three physical states of matter: solid, liquid and gas. इसके अलावा इस चैप्टर में हमें दो और स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि है प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। So before starting, let's have few examples of solid, liquids and gases. Solid के एग्जाम्पल हैं आइस, ब्रिक, वुड, आयरन। लिक्विड के एग्जाम्पल है पेट्रोल, विनेगर, पेंट एंड वाटर। गैसेस के एग्जाम्पल की बात करें तो हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी हाइड्रोजन, ये एग्जाम्पल्स हैं गैसेस। तो क्या डिफरेंस होती है मैटर की थ्री स्टेट्स में, आइए डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स की बात करें, उनकी शेप फिक्स होती है। लिक्विड्स और गैसेस, उनकी शेप फिक्स नहीं होती, वो दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर है हमारे पास, उसे हम कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे तो वो कोनिकल फ्लास्क की शेप ले लेगा। अगर उसे स्फेरिकल फ्लास्क में डालेंगे तो वो स्फेरिकल फ्लास्क की शेप ले लेगा। जिस भी शेप के कंटेनर में हम डालते हैं, लिक्विड और गैसेस उन्हीं कंटेनर्स की शेप ले लेती है। वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है। वॉल्यूम का मीनिंग है कि कितनी जगह सब्सटेंस घेरेगा, दैट इज द वॉल्यूम। तो सॉलिड्स की वॉल्यूम फिक्स होती है। लिक्विड्स की बात करें, उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। अगर मैं 5 लीटर कोई भी लिक्विड लूंगा, उसकी वॉल्यूम फिक्स होगी। गैसेस की बात करें, उनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, ना ही उनकी शेप फिक्स होती है। फ्लूइडिटी की बात करते हैं। फ्लूइडिटी का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू फ्लो। हम लोगों को पता है कि लिक्विड्स और गैसेस, उनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। इस टेंडेंसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। और लिक्विड्स और गैसेस, दे आर टर्म्ड एज फ्लूइड्स। इन कंपैरिजन टू दीज सॉलिड्स, दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। बात करते हैं कि डेंसिटी होता क्या है, उसे समझते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर किसी सब्सटेंस के मास को उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें डेंसिटी मिलती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं पूछूं इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इसमें दो चीजें आ रही हैं, मास और वॉल्यूम। हम मास को डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, तो मास की यूनिट होती है ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट होती है मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब।
तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी बताता क्या है? डेंसिटी इंडिकेट करता है क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मीनिंग है कि उसके पार्टिकल्स क्लोज होंगे। अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, मीनिंग होगा कि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। एक एग्जांपल दिया हुआ है, दो क्यूब्स हैं सेम वॉल्यूम की, वॉल्यूम सेम है। अब एक में पार्टिकल्स दूर दूर हैं, एक में पार्टिकल्स पास पास हैं, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? करेक्ट, जिसमें पार्टिकल्स पास पास हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। जिस क्यूब में मास ज्यादा है, पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है, उसका मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा है, वॉल्यूम दोनों में सेम है, तो जिसका मास ज्यादा उसी की डेंसिटी ज्यादा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन गिवन है डेंसिटी के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। टू क्यूब्स आर गिवन टू यू, यू हैव टू जज which is having more density. So easily आप जज कर सकते हैं डायग्राम को देखकर। सेकंड क्यूब में पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है तो उसी की डेंसिटी ज्यादा होगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अ इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। कुछ सब्सटेंस गिवन है जिनको डेंसिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एंड द सब्सटेंसेस आर एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, chalk, cotton and iron. These are the substances given. Now कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सॉलिड्स में पार्टिकल क्लोज होते हैं तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम, और गैसेस की सबसे कम। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी सॉलिड्स की। तो हम चेक करते हैं सॉलिड्स क्या क्या है। आयरन, कॉटन, चॉक, दीज आर दी सॉलिड्स। तो आयरन और चॉक में हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी, चॉक की डेंसिटी कम होगी। अब कॉटन के पार्टिकल्स बहुत लूज होते हैं, सबने देखा होगा कॉटन को। कॉटन के पार्टिकल्स बहुत लूज होते हैं, इसका मीनिंग है उसकी डेंसिटी कम है। और एक आइडिया और हमें इस चीज से लग जाता है, जितने भी सब्सटेंस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, और जो सब्सटेंस वाटर में डूब जाते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। अगर कॉटन को वाटर पे प्लेस करेंगे तो फ्लोट करेगा, मींस कॉटन की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम है। हनी और वाटर को कंपेयर करें तो हनी के पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज होते हैं, ज्यादा गाढ़ा होता है, हनी की डेंसिटी ज्यादा, वाटर की डेंसिटी कम। उसके बाद कॉटन, फिर बचा गैसेस, जिसमें एक है एयर, एक है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम जो चिमनी है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ एयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स दे आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड में स्पेसेस दिख रहे हैं और गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेसेस दिख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, गैसेस में बहुत कम होता है, वीकेस्ट। इंटर पार्टिकल स्पेसेस, सॉलिड्स में आपको बहुत कम स्पेस दिख रहे होंगे, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेसेस होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि अगर हम फोर्स को अप्लाई करें तो पार्टिकल्स को पास पास लाने की टेंडेंसी, प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पार्टिकल्स क्लोजर बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो मैटर की वही स्टेट ज्यादा कंप्रेसिबल होगी जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, क्योंकि अगर पार्टिकल दूर दूर है तो फोर्स लगाकर उन्हें पास लाया जा सकता है।
अगर पार्टिकल्स पहले से ही पास पास हैं तो उन्हें और पास लाना मुश्किल होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स में कितने स्पेसेस हैं। अगर पार्टिकल्स में स्पेसेस ज्यादा है तो कंप्रेस ज्यादा किया जा सकता है, ज्यादा क्लोज लाया जा सकता है। पार्टिकल्स में स्पेसेस कम है तो कम कंप्रेसिबल होगी। तो आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, गैसेस में स्पेसेस ज्यादा है तो मैक्सिमम कंप्रेसिबल है। सॉलिड्स में कम स्पेसेस है तो वो मिनिमम कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए आगे हम एक एक्टिविटी भी डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के पास। सॉलिड के पास सबसे कम, लिक्विड के पास उससे ज्यादा और गैसेस के पास मैक्सिमम होती है। इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब टेम्परेचर बढ़ाते थे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी और पार्टिकल फास्टर मूव करते थे। और इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हमने डिफ्यूजन कहा था। तो जिसके पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी उसका डिफ्यूजन भी फास्टर होगा। तो यहां पर हमने पढ़ा गैसेस के पार्टिकल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें? सॉलिड्स में। सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस में। सबसे ज्यादा स्पेसेस गैसेस में। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल गैसेस होती है और सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी गैसेस में होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। कुछ केसेस है जहां पर डाउट क्रिएट होता है कि सब्सटेंस सॉलिड है या नहीं है। सॉलिड्स के पास हमने पढ़ा कि शेप जो है वो फिक्स होती है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर सॉलिड शेप चेंज कर लेते हैं, लाइक अ रबर बैंड। तो हम यहां डिस्कस करने वाले सॉलिड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। इस टेंडेंसी को हम रिजिडिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन रीड कर रहा हूं। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. This tendency is known as rigidity. Solid may break, but it is difficult to change their shape. तो आई होप सब लोग समझ गए रिजिडिटी क्या होता है। रिजिडिटी का मतलब है सॉलिड अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, चाहे उन पे कितना भी फोर्स लगा लो वो अपनी शेप चेंज नहीं करते। तो इस टेंडेंसी को हम रिजिडिटी कहते हैं। तो बात करते हैं व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? हमने रबर बैंड देखा होगा सबने, उसकी शेप होती है फिक्स, लेकिन जब उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। हमने कहा कि सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, रबर बैंड की शेप चेंज हो रही है, क्या इसे सॉलिड कहना चाहिए? आइए डिस्कस करते हैं। अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप। जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो शेप चेंज करता है, जैसे ही फोर्स हटाते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दे तो इट ब्रेक्स। तो ऐसे सॉलिड्स को जो अपनी शेप को रीगेन कर ले जब हम फोर्स को हटा दें, हम इलास्टिक सॉलिड्स कहते हैं। बात करते हैं शुगर की। शुगर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। मतलब क्या शुगर को सॉलिड कहा जाना चाहिए? बट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, when kept in different jars, these take the shape of jar. Are they solids? तो बात करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। आपने देखे होंगे जिसे क्रिस्टल कहते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स। डायग्राम में मैंने शो किया है। इन सब क्रिस्टल्स की जो शेप है वो फिक्स है, ये शेप चेंज नहीं होती। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सोल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। अगर पार्टिकल की शेप फिक्स है, क्रिस्टल्स की शेप फिक्स है, इसका मीनिंग है कि वो सॉलिड है। लेकिन पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिस वजह से वो अलग अलग कंटेनर्स की शेप ले लेते हैं। Whether we take it in our hand, we put it in plate or in jar, they take the shape of container. But their crystals are having fixed shape. That's why we will term sugar and salt as solid.
But about the sponge, स्पंज सबने देखा होगा, इज इट अ सॉलिड? आप लोगों ने देखा होगा हम उसे दबा पाते हैं, जब उसे दबाते हैं उसकी शेप चेंज जाती है, क्या वो सॉलिड है? तो उसका वो भी सॉलिड है, स्पंज इज ऑल्सो अ सॉलिड। रीजन क्यों शेप चेंज होती है? स्पंज के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में एयर ट्रैप्ड रहती है, जब हम उसे कंप्रेस करते हैं वो ट्रैप्ड एयर बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज करता है। तो इट इज ऑल्सो अ सॉलिड, बिकॉज ऑफ दैट पोर्स इट इज एबल टू चेंज इट्स शेप। A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, air is expelled out and we are able to compress it. बात करते हैं स्टडी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कौन ज्यादा कंप्रेसिबल होगा उसको समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या था, याद करो। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग था फोर्स अप्लाई करके पार्टिकल्स को क्लोजर लाना, या हम ये भी कह सकते हैं फोर्स अप्लाई करके वॉल्यूम को कम करना। जिसकी वॉल्यूम ज्यादा कम होगी वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें रिक्वायर्ड है सिरिंज। हमने एक सिरिंज ली, उस सिरिंज के बॉटम वाले पार्ट को रबर कोट से क्लोज कर दिया और पिस्टन को रिमूव किया। पिस्टन को रिमूव करने के बाद हम 3 केसेस करने वाले, एक बार सॉलिड को डालकर देखेंगे, एक बार लिक्विड को और एक बार गैस को, और फिर फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वाले केस में रबर कोट लगा दिया, पिस्टन को रिमूव किया, उसमें चॉक के पार्टिकल्स डाल दिए, प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर अनेबल टू प्रेस सॉलिड्स, दे आर इनकम्प्रेसिबल, हम प्रेस नहीं कर पाएंगे। सेकंड, हमने इसके अंदर वाटर डाला और कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में भी कंप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, माइन्यूट सा कंप्रेस हम कर पाते हैं। गैसेस के केस में बात करें तो गैसेस के केस में इजीली कंप्रेस कर पाते। थर्ड डायग्राम वो शो कर रहा है कंप्रेसिबिलिटी से पहले का, और फोर्थ डायग्राम शो कर रहा है कंप्रेस करने के बाद। दैट मीन्स गैसेस दे आर इजीली कंप्रेसिबल। गैसेस इजीली कंप्रेसिबल हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस they can be compressed into small cylinder and transported easily. So why gases are easy to transport? Reason, उनको easily compress कर लेते हैं और transport करना easy होता है। 2 examples daily life में हम use भी करते हैं compressed gases के। One of them is liquefied petroleum gas known as LPG. LPG is used in cylinders in our homes for cooking food. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नोन एज सीएनजी। तो सीएनजी से आज की डे में बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव शोन अ कार हियर जिसमें सीएनजी सिलेंडर में गैस फिल की जा रही है। आई हैव आल्सो शोन सीएनजी ऑटो रिक्शा। तो ये सब्सटेंसेस सीएनजी को और एलपीजी को यूज करते हैं, जो कि हाईली कंप्रेसिबल गैसेस। बात करते हैं प्रेशर ऑफ गैस। गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, क्यों करती हैं? हमने पढ़ा था गैस के पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसके पार्टिकल्स रुके नहीं रहते, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जब गैस के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो वो पार्टिकल्स वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। अगर कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो उस पर फोर्स लगाएंगे, और इस फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। डिटेल में इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल की बात करता हूं। इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस is because of this force exerted by gas particle per unit area on the wall of container.
एंड फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एग्जाम्पल के लिए शो किया, दिस इज द पार्टिकल, दिस इज स्ट्राइकिंग द वॉल एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। If there is more number of particles striking, means more is the force, means more is the pressure. अगर यहाँ पर small pressure है, एक ही particle strike कर रहा है, यहाँ पर pressure बहुत ज्यादा है because large number of particles they are striking. So this diagram I have shown the arrangement of particles. Solids particles are arranged in ordered manner. In liquid there are few small spaces, few disorder is there. In gases particles they are randomly arranged. Example आप ले सकते हैं, when you are in school sitting in your classroom and teacher is teaching in your classroom, your arrangement will be like solids की तरह आप होंगे। रिसेस होती है आप सब लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं, that is the liquid state. All of you are within the school campus, liquid state. आफ्टर दैट छुट्टी होती है, आप सब लोग घर चले जाते हैं, अपने अपने अलग अलग और ज्यादा फैल जाते हैं, तो दैट इंडिकेट्स गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल ऑर्डर्ड होते हैं, लिक्विड में लेस ऑर्डर, गैसेस में लीस्ट ऑर्डर होता है। सेकंड डायग्राम शो कर रहा है, सॉलिड्स जो है फिक्स्ड शेप है, लिक्विड्स की पास कंटेनर की शेप ली हुई है, गैसेस ने पूरे कंटेनर को फुलफिल कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट, that is the plasma. This is the fourth state of matter. तो प्लाज्मा क्या होता है उसकी बात करते हैं। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। These particles are in the form of ionized gases. Ionized gases का मतलब है ऐसी गैस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो, उसको हम आयोनाइज्ड गैस कैसे कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, जिसमें हाईली एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होंगे, ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स होंगे, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो CFL ट्यूब आप लोगों ने पढ़ी देखी होगी, CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। दिस ट्यूब कंटेन प्लाज्मा। एक नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, दे आल्सो कंटेन प्लाज्मा। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। स्टार्स पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो वहां भी प्लाज्मा क्रिएट होता है। Sun and stars they glow because of plasma in them. So this was about the fourth state of matter. So plasma के बारे में हमने पढ़ा। प्लाज्मा जो है उसके अंदर सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा कहाँ मिलेगा, सन पर और स्टार्स पर, क्योंकि हाई टेम्परेचर है वो ग्लो करते हैं। क्या अर्थ पर भी प्लाज्मा मिलेगा? हाँ मिलेगा। कहाँ? CFL बल्ब्स में, नियॉन साइन बल्ब्स में प्लाज्मा मिलेगा। तो प्लाज्मा में क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। तो प्लाज्मा में भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो हाई एनर्जी वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। नेक्स्ट स्टेट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, had done some calculation for the fifth state of matter along with the Albert Einstein. This is known as Bose-Einstein condensate. That state is known as BEC. Bose-Einstein condensate कब बनेगा? By cooling a gas of extremely low density. कोई भी गैस हो बहुत less density की, about 100,000 the density of normal air. मतलब नॉर्मल एयर की जितनी भी डेंसिटी है उसकी डेंसिटी का 1/100,000 टाइम्स लो डेंसिटी वाली गैस को अगर हम सुपर लो टेम्परेचर पर कूल करेंगे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मिलता है। तो मीनिंग ये हुआ, 3 स्टेट्स हमें मैटर की पहले से पता थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 नई स्टेट्स हमने पढ़ी, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा की बात करें तो वो हाई टेम्परेचर पे मिलता है जिसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होती है। प्लाज्मा कहाँ मिलेगा?
सन में, स्टार्स में और CFL ट्यूब में नियॉन साइन बल्ब्स में। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट लो टेम्परेचर पे मिलता है। कोई भी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, अगर हम उसको लो टेम्परेचर पे, सुपर मींस बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे कूल करें, तो वी गेट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। So in our session comes to end. What we have learned so far, let's discuss. There are 3 states of matter: solid, liquid, and gas. In addition to these, there are 2 more states of matter: plasma and Bose-Einstein condensate. Density, it is defined as mass per unit volume. Solids, they have tendency to retain their shape. This tendency is known as rigidity. Tendency of substance to flow is known as fluidity. Liquids and gases, they are fluids. Process of bringing particles closer by application of force is known as compressibility. Pressure exerted by the gas is due to force exerted by gas particles per unit area on the wall of container. Order of interparticle spaces, compressibility, kinetic energy, and rate of diffusion is maximum in gases, followed by liquid and solids. So here is your assignment. Name the state of matter which is most compressible, which is having maximum energy. Number 3 has definite shape. Number 4 has minimum interparticle spaces. 5th has maximum interparticle forces. 6th having maximum density. 7th has least ordered arrangement of particles. 8th consists of highly energetic particles. 9th discovered by Indian scientists along with Albert Einstein. So next questions are: what are the states of matter other than solid, liquid and gas? Tabulate difference between the 3 states of matter. Define rigidity, define fluidity, define density. Liquids generally have lower density as compared to solids, but you may have observed that ice floats on water. Why? आप लोगों ने देखा होगा आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। मीनिंग ये हुआ कि आइस की डेंसिटी कम होती है किससे? वाटर से। तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा, अगर हम सेम मास लेते हैं वाटर और आइस का, तो आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है। अगर डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करोगे, दोनों का मास सेम, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, दोनों का मास सेम है। वॉल्यूम ज्यादा है किसकी? आइस की। तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, इस वजह से उसकी डेंसिटी कम आएगी, इसीलिए आइस फ्लोट करती है वाटर पर। आप लोग पूछेंगे कि आइस की वॉल्यूम ज्यादा क्यों है? कंपेयर करो, आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी बता रहा हूं, परफॉर्म करके देखो। एक कंटेनर लो, उसमें वाटर लो, वाटर का लेवल मार्क कर लो, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो। जब उसमें आइस फ्रीज हो जाएगी तो उसे बाहर निकालो। आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि आइस का लेवल वाटर का जो मार्क लेवल आपने किया था उससे ज्यादा होगा। आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर इफ बोथ आर हैविंग सेम मास। अगर आइस की वॉल्यूम ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। नाउ यू हैव टू गिव रीजन। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस वेसल को कंप्लीटली फिल करती है जिसमें उसे रखते हैं। क्या रीजन लिखोगे? रीजन होगा गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है। A gas exerts pressure on the wall of container. ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। A wooden table should be called a solid. अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसको सॉलिड क्यों कहेंगे, तो आपको रीजन सॉलिड की प्रॉपर्टीज का देना। इसमें हम लिखेंगे wooden table, it is having fixed shape and fixed volume.
Iron Almira is solid at room temperature. Same reason, Iron Almira is having fixed shape and fixed volume. और भी पार्टिकल्स के बेसिस पे रीजन लिख सकते हो. इट डज नॉट फ्लो, इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड. तो इसमें रीजन लिख दोगे. वाटर इज हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप. We can easily move our hand in air, but to do so in a solid block of food, we need a karate expert. तो इसका आंसर होगा एयर के पार्टिकल्स में स्पेसेस ज्यादा होते हैं बट सॉलिड